हेलो। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ते, जैसे मलेरिया, हेपेटाइटिस और डेंगू के बारे में जानकारी हासिल किए थे। तो वो सब प्रोटोजोआ, कृमि, एस्केरियासिस भी था। इसकी वजह से हम लोग कृमि, जीवाणु, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की चर्चा किए थे। अगर वो वीडियो आपका छूटा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो उसको बोलेंगे तो अगली क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। आज हम लोग कैंसर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो कैंसर होता क्या है? तो ऐसे तो जो लेवल है हम लोग का, मैट्रिकुलेशन, इंटर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके आधार पर ही 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। अब डिटेल बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा आपको कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे। तो कैंसर में कैंसर होता कैसे, कैंसर है क्या? कैंसर विषाणु से होने वाला रोग। हालांकि इसमें शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो कोशिकाएं होती है, दोनों मात खा जाती है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति अगर किसी दूसरे बीमारी के चपेट में आता है तो उससे भी ग्रसित हो जाएगा। अगर किसी को कैंसर है, मान लीजिए कहीं का है, अगर उसे कोई दूसरा बीमारी होता है तो उस समय शरीर अपनी रक्षा करने में असमर्थवान होता है और वो फिर उस बीमारी का भी चपेट में आ जाएगा और वो बीमारी अब छूटेगा नहीं। कैंसर जो है अनेक कारणों से होता है। इसमें होता क्या है कि शरीर की कोशिकाओं का विभाजन क्षमता बदल जाता है, अनियमित वृद्धि होने लगती है। जैसे ही आप कहीं पे घाव लगता है, कटता है, फटता है, तो वहां पे अगर घाव भरता है तो माइटोसिस डिवीजन द्वारा घाव भरता है, तो घाव भरेगा, एक लेवल तक बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कैंसर की बात होगी, वहां की कोशिकाओं में अनियमित कैंसर की कोशिश, जैसे हम बात करें फिर से पुनः एक बार रिवाइज कर लें और ध्यान दें इस बात पे कि अगर घाव है, गड्ढा हो गया, तो उसमें माइटोसिस डिवीजन के द्वारा घाव भरेगा, तो एक लेवल तक आने के बाद रुक जाएगा जितना होना चाहिए। लेकिन कैंसर की कोशिकाओं में ये खासियत होता है कि उनकी वृद्धि रुकती नहीं है, अनियमित वृद्धि होती है। बढ़ेगी तो बढ़ते रह जाएगी, कभी कोशिकाओं का बढ़ना रुकेगा नहीं, वो लगातार चलता रहेगा और ऊतकों का समूह बना देगा, जिसे हम लोग गांठ कहते हैं। और उस गांठ को हम लोग ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब ट्यूमर और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो कैंसर शरीर पर कहीं भी मस्सा, गांठ या तिल है तो वो कैंसर है। तो कैंसर को दो भाग में बांटा गया, एक कैनाइन और दूसरा बिनाइन। तो कैनाइन कैंसर की बात करेंगे, बिनाइन के साथ ही मैलिग्नेंट भी होता है। तो जैसे बिनाइन ट्यूमर की बात करेंगे तो वो सामान्य चीज है, अगर शरीर पर कहीं भी मस्सा और तिल है तो वो कैंसर ही है। कब तक? जब तक उसमें वृद्धि नहीं होती है। अगर वृद्धि होनी शुरू हो गई और लगातार दिन ब दिन बढ़ते गया तो वो खतरनाक है। लेकिन इसमें वृद्धि सीमित होती है, इसमें वृद्धि अधिकतम नहीं होती। लेकिन एक बात है, अगर आप इसको छेड़छाड़ करेंगे, शरीर पर कहीं गांठ है, वो बढ़ता ना हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं, आपको परेशान करेगा भी नहीं। लेकिन अगर लगातार बढ़ने लगे या आपने उसे स्क्रैच किया, काटा, ऑपरेट कराने का कोशिश किया और वो उग्र हो गया तो वो खतरनाक हो जाएगा। मैलिग्नेंट की बात करेंगे तो मैलिग्नेंट में क्या होता है कि विभाजन क्षमता अनियंत्रित और अनियमित होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि रक्त के द्वारा कैंसर की कोशिकाएं बहते हुए एक शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चला जाता है और वहां जाने के बाद फिर कैंसर की कोशिका का समूह बनाता है और सब जगह गांठ बनना शुरू हो जाएगा। वो तो मैलिग्नेंट खतरनाक होता है। अब यूं सामान्य भाषा में बोलना चाहते हैं तो जैसे कैंसर एक तरफ कोशिका का बढ़ना शुरू हुआ, अगर आप ट्रीटमेंट करा के इस रास्ते को लॉक करते, इधर ना जाए तो दूसरे दिशा में बढ़ेगा, आपको प्रभावित जरूर करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो मैलिग्नेंट खतरनाक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को भी कई प्रकार से बांटा गया है क्षेत्र के आधार पर कि कहाँ किस जगह पर प्रभावित करता है। अब कैंसर अगर है तो इम्यूनिटी कमजोर है, तो आप सोचिएगा कि कैंसर में होगा क्या। तो हर कैंसर के लक्षण थोड़ा अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः एक ही चीज सामान्य होता है कि उसकी कोशिका अलग तरीके की दिखाई देती है और कोशिकाओं से वो फिर भिन्न होगी और उसका विभाजन रुकेगा नहीं।
तो क्षेत्र के आधार पर, मतलब कहाँ पे आपको प्रभावित किया है, कैंसर के कोशिकाओं और के वेराइटी और क्षेत्र के आधार पर कैंसर को कई प्रकार से बांटा गया है, जिसमें है आपका सार्कोमा, अस्थि का हो, उपास्थि का हो, ये एपिडर्मिस का हो, ये सार्कोमा कहा जाता है। हड्डी में हो या कहीं और हो तो इसकी संभावना कम होती है। एक होता है कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा कैंसर जो होता है मुंह में, गला में, नाक में, कान में होता है, उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, कार्सिनोमा कैंसर। तीसरा है लिम्फोमा, तो यह कोशिकाओं के, लिम्फोसाइट के कोशिकाओं में अगर वृद्धि हो और वो आपके रक्त को दूषित करते तो उसे लिम्फोमा कहते हैं। अब उसके भी अलग अलग वेराइटी है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं, तो उसके भी क्षेत्र अलग अलग बटे हुए हैं। ल्यूकीमिया में ब्लड कैंसर, अस्थि मज्जा का कैंसर होता है। लाइपोसा में जो होता है वसा ऊतक में होता है, मांस में कहीं अगर गांठ बनता हो और वो उग्र हो जाए और उसमें अनियंत्रित और अनियमित वृद्धि हो तो उसे लिम्फोमा कहते हैं। हालांकि लाइपोसा कहते हैं, लिम्फोमा जो होता है वो परेशान नहीं करता, कहीं गांठ बनेगा और गांठ ही रह जाएगा, वो गांठ आपको परेशान नहीं करेगा, वहीं पे रहेगा, धीरे धीरे छोटा हो या बड़ा हो, वृद्धि न करता हो तो आपको परेशान। इसके कई कारक हैं, जिसमें जैसे कि आप डाइमिथाइल एस्टिबोनेट, टार इत्यादि जमा हो जाए सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, निकोटिनिक एसिड लेने से, तो ऐसे स्थिति में गला का, फेफड़ा का कैंसर होगा। जो गुटखा तंबाकू चबाते हैं उसे चबाते चबाते लगातार रगड़ से गाल का, गले का, गर्दन का कैंसर हो जाता है। और जितने हानिकारक रसायन हैं, जैसे कि आप भारी धातु की बात करें, कैडमियम है, आर्सेनिक है। अब जैसे अभी बिहार की बात की गई थी कि बिहार की नदियों में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, बिहार के नदियों या जल स्तरों, जहाँ तक जल स्तर है, जहाँ से आप पानी को निकालते हैं, वहाँ आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, बढ़ी भी है बढ़ते पॉल्यूशन के कारण। अब इसका कारण क्या है, इसकी खोज रही, लेकिन जो भी कारण हो, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसे रोका जा सके। अगर है तो है, इसके फिल्ट्रेशन की उपाय होनी चाहिए। ऊतकों में निरंतर अगर लगातार भौतिक रगड़ हो, जिसकी बात अभी हमने की है, जैसे तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तो चबाते रहते हैं हमेशा, तो क्या होगा भाई, उससे गले की मांसपेशियों में रगड़ खाएगा, मसूड़ों में रगड़ खाएगा और कैंसर हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें, इनको नहीं खाएं। हानिकारक विकिरण के प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ते हैं तो उससे भी कैंसर होगा। अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है, मोतियाबिंद हो जाए तो आँख का भी कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कब? पराबैंगनी किरण की मात्रा पृथ्वी पर ज़्यादा है। और भी है, अल्फा बीटा गामा किरण का रेडिएशन अगर कहीं है, या ये सोचिएगा कि यही रेडिएशन, जी नहीं। अक्सर देखते होंगे आप लोग कि जानकारी हो या ना हो, अगर अलाव जला के कोई सेंकता है हाथ को तो कहते हैं प्लास्टिक न जलाओ, रबर न जलाओ। क्यों? उससे जो विकिरण निकलेंगे, उससे जो धुएं निकलेंगे वो हैजार्डस है। तो हर धातु को गर्म करने पर अलग अलग रेडिएशन निकलता है, अलग अलग तरीके का। तो वो जो होता है वो धातु के, अब केमिस्ट्री में इसकी चर्चा करेंगे कि धातु के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर होंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे पूरा वापिस कक्षा में जाने के दौरान, तो उस समय के रेडिएशन का मान सबका अलग अलग होता है, वह रेडिएशन भी हानिकारक होता है। तो हानिकारक विकिरण के प्रभाव में आएंगे तो भी कैंसर होगा। अगला है आपका कि कैंसर के कुछ और भी कारण हैं, जिसमें आपका अगर शरीर की कोशिकाएं अचानक से उग्र हो जाए, जैसे गांव में 10 आदमी है, 100 आदमी है, 1000 आदमी है, अब सब लोग सामान्य तरीके से जीवन जी रहे हैं, कोई कोई अचानक से पागल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर अपनी ही शरीर की कोशिका अपने ही कोशिका पर हमला कर दे पागल की तरह और मेजबान को मार दे, स्वस्थ कोशिका को मार दे, अब उसे घर बना ले, होस्ट, और वो अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दे और वहां से चिटक के शरीर के अन्य पार्ट्स में पहुंच के उनको भी संक्रमित कर दे, तो भी कैंसर होगा। तो ये कहना अनुचित है कि केवल इन्हीं कारणों से होता है, कई कारण है, स्वतः भी होता है। हालांकि दूषित भोजन और स्वच्छ जीवन दो ज्यादा प्रभावित करेंगे। दूषित भोजन होगा तो जल्दी हो सकता है, जितने नुकसानदायक हानिकारक रसायन का उपयोग कर रहे हैं हम लोग उससे हो सकता है। स्वच्छ और नियमित जीवन जीते हैं तो इसकी संभावना कम है। कैंसर के कोशिकाओं के लक्षण की बात करेंगे तो जो कैंसर की कोशिकाएं दूसरी कोशिका को संक्रमित करती है उसे कैंसर जनक कहते हैं, यानी वही कैंसर उत्पन्न कर रही है और वो कैंसर उत्पन्न करेगी तो सामने की कोशिका को प्रभावित करेगी, फिर वो कैंसर जनक हो जाएगी तो अगली कोशिका को प्रभावित करेगी। उसके बाद डिवीजन शुरू होगा अनियमित और अनियंत्रित,
और गांठ बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि कैंसर की कोशिकाओं की बात करेंगे तो उसमें वृद्धि अधिक होता है और कोशिका विभाजन भी तेजी से होता है। विभाजित कोशिका की बात करेंगे तो ये अगर कहीं भी जाएंगे, जिस अंग के पास जाएं, वहां अगर वो रुक जाते हैं लसिका के द्वारा, लिम्फ के द्वारा, जिसे लिम्फ कहते हैं, या शरीर के किसी भी तरल के द्वारा, तो वहां फिर नया गांठ बनाना शुरू कर देगा। इसका पहचान होता है कि ऐसी कोशिकाएं जो कैंसर की कारक हो, उसका माइटोकॉन्ड्रिया अन्य सामान्य कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा फूला हुआ दिखाई देगा। जैसे हम लोग हैं तो 2 हाथ है तो दोनों हाथ को एग्जामिन करते हैं तो कहीं चोट लग जाता है तो लगता है इसमें ज्यादा सूजन है, ये सूज चुका है। इसी तरीके से कैंसर की जो कोशिका होगी ना, उसमें उसका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा सूजा हुआ होगा, फूला हुआ होगा, तो ये पहचान होता है कि यह कोशिका कैंसर की कोशिका है। तो और भी कई परिवर्तन आते हैं इसमें। प्रोटीन की छोटी छोटी कणिकाएं और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो चिकनी और खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, 9th क्लास में मिला होगा आप लोग को, उसकी संख्या बढ़ जाती है और छिटक के कोशिका द्रव में घूमना शुरू कर देते हैं। वैक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, जबकि वैक्यूल्स होता ही नहीं ये ह्यूमन बॉडी सेल में या किसी भी सजीव में। कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। अब कैंसर का जो विषाणु होता है वह कभी कभी डीएनए को भी प्रभावित करता है, और ऐसी स्थिति में जेनेरिक कैंसर की बात नहीं की जा सकती। लेकिन अगर प्रभावित होता है तो उसके दौरान अगर गर्भ अवस्था में पल रहा हो बच्चा तो उसे हो सकता है। कब? अगर आपका डीएनए क्रोमोसोम प्रभावित होता है तो। लक्षण की बात करेंगे तो लगातार कैंसर होने पर तिल और मसा अनियंत्रित रूप से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जहां भी तिल होगा वो कैंसर है। कब तक? जब वो बढ़ना शुरू कर दे। नहीं बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सबके शरीर पे है। तो ये मान लीजिए कि 90% लोग कैंसर से प्रभावित है। तिल और मसा तो जरूर है। अगर बढ़ना शुरू कर दिया तो कैंसर है, नहीं बढ़ रहा है तो ठीक है। उसके बाद शरीर में घाव जल्दी नहीं भरता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, और आदमी जल्दी ही किसी भी बीमारी के चपेट में आ जाए तो वो बीमारी से उसकी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि शरीर का इम्यूनिटी हो जाता है कमजोर। वह अपने आप को किसी बीमारी से रक्षा करने में असमर्थवान हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में कोई भी बीमारी होगा तो जल्दी छूटेगा नहीं, पैर में घाव हो गया तो जल्दी भरेगा नहीं। तो ये सब कैंसर के आधारीय लक्षण है। इसमें फिर वही बात, WBC की संख्या गिरेगी, प्लेटलेट्स की संख्या गिरेगी, शरीर का वजन कम होगा, भूख कम लगेगा, बुखार तो रहेगा ही, गला सूखता रहेगा, वजन गिरेगा तो आपके जितने ऑर्गन्स है उनके कार्य क्षमता भी प्रभावित होते हैं, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। देखिए कुछ तो कैंसर के कोशिकाओं की जांच की जाती है और कोशिका को पहचानने के बाद पता चल जाता है कि कैंसरजनक है। लेकिन कभी कभी पेशेंट की जांच करनी हो तो उसके अलग अलग टेस्ट, जैसे आंतरिक अंगों का कैंसर का पता लगाना है तो एक्सरे कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे। अगर हम सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के कैंसर की बात करेंगे तो पैप्सेमिया टेस्ट होता है जिससे कैंसर की पता लगाई जाती है। इसके बाद मुंह का कैंसर है तो या कहीं पे स्तन का कैंसर है तो स्तन के कैंसर के अध्ययन को, स्तन के कैंसर की जानकारी को मैमोग्राफी कहते हैं। तो जैसे आप कहीं दूसरे जगह पढ़े तो वहाँ का थोड़ा सा उत्तर काट के चेक करेंगे। अगर हम स्तन कैंसर की बात करें तो ये आजकल ज़्यादा हो रहा है। वजह है ब्रेस्ट फीडिंग का कमी, बच्चे को दूध नहीं पिलाना, या ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, या कहीं पे गांठ बनना। उस गांठ का वजह भी यही होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो कहीं पे जम जाए। दूसरा बात कि नियमित शरीर की सफाई करना, मसाज करना अति आवश्यक होता है। शरीर में कहीं भी गांठ बनता है, अगर उसका सही से देखना इग्नोर करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, अगर वो उग्र हो जाए, बढ़ना शुरू कर दे तो वो कैंसर का रूप धारण कर देगा। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी से इसका इलाज किया जा सकता है। उपचार की बात करें तो अगर कोई खास अंग में कहीं सीमित जगह तक अगर कोई कैंसर की कोशिकाएं है और इनिशियली पहले स्टेज में पता चल जाता है तो उस हिस्से को थोड़ा दूर से काट के हटा देते हैं। थोड़ा सा भी उसका अंश भीतर रखना नहीं चाहिए तो फिर से डेवलप करना शुरू हो जाएगा। अब कीमोथेरेपी कराइए, रेडियोथेरेपी कराइए, कोबाल्ट 60 के रेडिएशन से रेडिएट कीजिए,
तो राहत मिलता है। और फर्स्ट स्टेप में पता लगने के बाद अगर समुचित इलाज उस कुशल चिकित्सक के साथ कराई जाए तो आप कैंसर से निजात पा सकते हैं। लेकिन देर हो जाने पर कैंसर अपना घर बना ले, पूरे फैल जाए पूरे शरीर में, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें कोई उपाय ही नहीं, जैसे ब्रेन कैंसर हो जाए। अब ब्रेन ट्यूमर हो तो वो ज्यादा परेशान नहीं करता, धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दे तो उसे ऑपरेट करके निकलवा दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब गले का हो जाए तो क्या करेंगे? तो इस पर सावधानी रखनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। कैंसर हो जाने के बाद नियमित इलाज और नियमित देखरेख से रोगी के जीवन की लंबाई को लंबा किया जा सकता है, लेकिन मौत को रोका नहीं जा सकता। मरना तय है। अगर आप देर से इलाज करवाते हैं तो आपके जीने के समय अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन फर्स्ट स्टेप में अगर पता चलता है और लगातार इलाज कराते हैं कुशल चिकित्सक से तो आप ठीक हो सकते हैं। कीमोथेरेपी है तो उसमें भी अनेक दवाइयां आती है जिसके दी जा सकती है। टैक्सोल है, क्लोरम्बासूल है, फ्लूरोसिल है, वाई इंटरफेरॉन का इंजेक्शन है। ये सब दवाइयां कैंसर में चलती है, लेकिन चिकित्सक की सलाह के बाद डोज आपके वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार, उम्र के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एड्स के साथ।